अस्सलाम वालेकुम। आज ख़बरों से भरपूर दिन है। बहुत सारी ख़बरें तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेट करती हैं, लेकिन एक और पावरफुल अपॉइंटमेंट भी आज ही के दिन हुई है। नए DGISI जनरल आसिम, उनकी तैनाती की गई है। किसी ज़माने में कोर कमांडर पिंडी, इनके वालिद जनरल GM मलिक, वो हम लोग उनसे नए नए आए थे इस प्रोफेशन में, तो उस वक्त उनसे तारफ़ था कि पिंडी के कोर कमांडर हैं। ये उनके साहबजादे हैं, ये भी जनरल बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, और DGISI के तौर पर आज इनकी तैनाती की गई है। इसके ऊपर प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आज सबसे इम्पॉर्टेंट और जो बड़ी ख़बर है वो सुप्रीम कोर्ट से तफसीली फ़ैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिज़र्व सीटों के हवाले से। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तफसील के साथ उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल हैं उनकी भी वजाहत कर दी है। जो इलेक्शन रूल्स के अंदर एक उनका रूल 94 है, उसको आइन से मुतसादिम करार दे दिया, और बाकायदा क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स हैं कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, उनका हक़ है, उन्हीं को मिलना चाहिए। और एक उनकी ऑब्जर्वेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो बहुत ही पावरफुल है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया अपनी इलेक्शन के हवाले से ज़िम्मेदारियाँ अदा करने पे। जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट भी आया है, तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी इजाफी नोट के अंदर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं की। जो इसका काम था कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करना, वो ये करने में नाकाम रहा। एक बात उन्होंने कही कि तहरीक इंसाफ की पिटीशन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि 3 जून से केस चल रहा था, 26 को इन्होंने दरख्वास्त एक दायर की। लेकिन साथ वो कहते हैं कि सीटें तहरीक इंसाफ की थीं, ये सीटें किसी और की नहीं हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट करती है, और ये पाकिस्तानी वोटर्स का फंडामेंटल राइट है कि वो किसे मुंतखब करना चाहते हैं। इसके ऊपर कोई भार नहीं है, जजेस ने करार दिया। इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था बल्ले का निशान वापस लेने का, उसके ऊपर भी राय दी, और जो 2 जजेस का इख्तलाफी नोट इस तफसीली फ़ैसले से पहले आ गया, तो इस 70 सफ़ात की जजमेंट में पैरा 120 और 121 है, जो उन 2 जजेस के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको बड़े स्ट्रॉन्ग वर्डिड में उनको डिस्कस करता है, बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया है उनके उस इख्तलाफी नोट को जो इस तफसीली फ़ैसले से पहले आया है। प्रोग्राम में आगे चलेंगे तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी दिन आगे चल रहा था तो एक और नई डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत ने बड़े ढोल बजाए थे कि बड़ा क्रेडिट लिया था कि हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रांसपेरेंसी ले आए हैं। अब कोई एक फ़र्द वाहद जो है उसका इख्तियार नहीं है कि कौन सा बेंच बनेगा। बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात PMLN से, आई थिंक अगर मैं कोई कोशिश करूं तो मुझे मरियम नवाज़ के हो सकता है स्टेटमेंट्स मिल जाएं बेंच फिक्सिंग के ऊपर। तो बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम किसके ऊपर था? बंदयाल साहब के ऊपर, जस्टिस उमर अतिया बंदयाल के ऊपर, कि वो मर्ज़ी के बेंच बनाते हैं। 3 जज ही वो कहा जाता था, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, और चौथे वो खुद, इससे बाहर वो निकलते ही नहीं हैं। और ख़ास तौर पर जहाँ PTI और PMLN के मामला आ जाएंगे, नून लीग के इल्ज़ाम आते, मैं इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना तो बहुत ढोल पीटे गए कि हमने तो ट्रांसपेरेंसी ले आए हैं, जमहूरियत आ गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और बहुत मेरिट के ऊपर फैसले होंगे। खुद मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक बड़ी पोजीशन ली, एक तगड़ी पोजीशन ली, और तब तक ये अपने चैम्बर के अंदर बैठते रहे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बने जब तक वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के हवाले से फ़ैसला नहीं हो जाता। तो वो सारे मामला होने के बाद एक्ट भी बन गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो 2-4 रोज़ पहले हुकूमत को अचानक ख्याल आया कि नहीं, ये तो 3 जजों में अगर शुमार करें तो काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, तो ये 3 में से कुछ इसका काम उन्हें हुकूमत को लगा कि हमें पसंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को इख्तियार दे देते हैं कि वो सीनियर मोस्ट जज जो जस्टिस मंसूर अली शाह, उसके साथ किसी भी अपनी मर्ज़ी के जज को मुकर्रर कर सकते हैं। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उसके ऊपर जस्टिस अमीनुद्दीन को उस कमेटी का रुकन बना दिया। आज जस्टिस मंसूर अली शाह जब उस कमेटी का इजलास हो रहा था तो उसमें शामिल होने से उन्होंने गुरेज़ किया, और उसके बाद एक ख़त लिखा है जिसके अंदर जो उनका चौथा है पैरा, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के अंदर, ये अल्फाज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के, मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, उन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस दिया। ये जो सारी अभी अदलिया की, पार्लिमान के और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मबैन एक किस्म का तनाव चल रहा है, उसको कहा है कि मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में ऐसी जल्दी क्या थी कि चीफ जस्टिस ने इधर से एक्ट बना, फौरी तौर पर इधर से ऑर्डिनेंस आया और फौरी तौर पर नई कमेटी तश्कील दे दी। फिर और जाके वो कहते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ अल्टीमेट administrative powers in the hands of a single individual such as the chief justice runs counter to the ideals of democratic governance and judicial fairness। उन्होंने कहा कि ये वन मैन शो बन जाएगा, ये अल्फाज हैं उनके, वन मैन शो के इसके अंदर लिखे हैं। फिर इसी तरीके से वो अपने लास्ट सफ़े पे जाके कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने ये कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है ये विदाउट एनी लॉफुल जुरिस्डिक्शन एंड विदाउट कंसल्टेशन विद हिज कोलीग्स
colleague judges seems to offend these principles and verdict of the full court। ये फुल कोर्ट की तरफ वो कहते हैं मामला जाना चाहिए था, वो इसके ऊपर जायज़ा लेती, उसके बगैर ये मामला ठीक नहीं है। इसी तरीके से ये राजा आमिर की कोई जजमेंट है जिसके अंदर ये कोर्ट वर्किंग के हवाले से तरीक़ाकार तय किया गया था, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। तो प्रोग्राम में ये तीनों चारों इशूज़ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शख्सियात हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं जनरल जाहिद महमूद साहब, मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, वेरी वार्म वेलकम सर। नईम पंजोथा साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से, और माजिद निज़ामी साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबको खुशामदीद कहते हैं। आबिद शेर अली साहब, पहले तो तफसीली नशिस्तों के फैसले के ऊपर आप राय दे दीजिए। आपकी जमात ने तो इसके ऊपर बड़ी सख्त ट्वीट कर दी, आज क्या हो गया? ये PTI वाले तो ट्वीट करते थे, आज आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़े। मलिक साहब, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का हक बनता है वो फ़ैसला दें, और ज़ाहिर है फ़ैसले आते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है इस पर कि रिलीफ किसने मांगा था? क्या PTI इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाई कोर्ट, और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट में फ़रीक थी, और लेकिन उनको रिलीफ दे दिया गया। माजी में भी बड़े हमारे साथ जुल्म हुए, यही अदालतें थी, यही मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे, इनमें से कई रिटायर हो चुके हैं। काश ये फ़ैसले नवाज़ शरीफ के दौर में आ जाते, काश ये फ़ैसले उस वक्त आ जाते जब सेनेट के अंदर हमारे साथ धांधली हुई और हमारी तो सीटों के ऊपर निशानात अलॉट नहीं किए गए। आज ये जो अल्फाज जो हम कहते, हमें कहने की ज़रूरत ना आती। तो ये मलिक साहब सवाल यही है, क्या PTI इसके अंदर पार्टी थी? क्या PTI ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किसी एक जगह पे भी पार्टी हो? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना अपनी जगह है, लेकिन जो पार्टी पोजीशन है ये यही अदालतें हैं जिन्होंने बल्ले का निशान नहीं दिया। क्या मैंने और आपने तो नहीं रोका था कि उनको बल्ले के निशान पर इलेक्शन न लड़ने दिए गए? वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया। अब नया ही इन्होंने एक फ़ैसला आ गया है, तो ये आइनी माहिदीन इसी की रोशनी में बात करेंगे। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, पार्लियामेंट को सुपरसीड नहीं किया जा सकता, और आउट ऑफ द टर्म जाके आप किसी जमात को रिलीफ देंगे तो वो बातें भी होंगी, इल्ज़ामात भी लगेंगे। अच्छा, पंजोथा साहब से भी पूछते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कर सकती है, और इस आज वाली जजमेंट के अंदर उन्होंने इंटरप्रिटेशन भी की है, और वो रूल 94 जो मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के हवाले से उसे आइन से मुतसादम करार देते हुए मेरे ख्याल में उसको नल एंड वॉइड नल एंड वॉइड करार दे दिया उसको। बिल्कुल जी, नल एंड वॉइड, बिल्कुल जी, नल एंड वॉइड करार दे दिया है। देखें, बात यह है कि जहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तफसीली फ़ैसला दे दिया है, जो कि हर रोज़ ये शोर मचाया जा रहा था कि तफसीली फ़ैसला है, तफसीली फ़ैसला है जी, तफसीली फ़ैसला आ गया। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर ढाई लगे वैसे तफसीली फ़ैसला आने में, पहले आ जाता। हमने तो नहीं कहा कि लेट आना चाहिए, हम तो कह रहे थे कि फ़ौरन आना चाहिए। हम तो कहते हैं कि स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए, हम तो कहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए, किसी जगह पर डिले नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं हमारे, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इशू किसे था? इफेक्टिव तो हम थे। अब जहाँ ये बात मेरे भाई कर रहे हैं कि PTI तो पार्टी नहीं थी, तो क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी या MQM पार्टी थी? क्या लोगों ने वोट नून लीग, पीपल्स पार्टी या MQM को दिया था? किसको दिया? लोगों ने वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 187 जो आर्टिकल है उसके मुताबिक कंप्लीट जस्टिस दिया, मुकम्मल इंसाफ देना है उन्होंने कहा। और फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बड़ा जोर है, वोटर्स के जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर उन्होंने कहा कि ये तो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। देखें, और इसके अंदर जैसे दो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने उन्होंने नोट लिखा, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर रुकावट बनने की कोशिश है, और उन्होंने ये भी कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन को क्यों कह रहे हैं कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें, जहाँ पर मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हक जो था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। अब मैं ये समझता हूँ कि जो चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाए, तो उनका या अफरीदी ने भी जो इजाफी नोट दिया है उसमें भी उन्होंने कहा सीटें PTI की हैं, उन्होंने भी ये कहा है, उन्होंने कहा कि उनकी हैं, और उन्होंने कहा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे, जो कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसका जो है वो राइट था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो सीटें आज भी आपकी नोटिफाई नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि जो चार्जशीट सामने आई है इसके मुताबिक ये होना चाहिए कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें फिलफौर इस्तीफे देने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इम्प्लीमेंट करते हुए भी जा सकते हैं। देखें वो जा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों पार्टी बना हुआ है? उन्होंने फैसले के अंदर ये भी कहा कि ये तो फ्री के तौर पर नजर आया, जो कि एक इंडिपेंडेंट अदारा है और उसे चाहिए था कि दोनों जमातें या कोई भी जमात जो है उसके लिए कोई ये नहीं था कि उसकी पार्टी बन के करते। जनरल साहब, जो माजी में भी ऐसे मौके आते रहे हैं कि हमारे यहाँ वो ट्रॉयका ऑफ पावर 90 की दहाई के शुरू में हुआ करता था। देखिए, थैंक यू वेरी मच नदीम मलिक साहब पहले तो इनवाइट के लिए। मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा पॉलिटिकल या लीगल कमेंट तो नहीं कर सकूँगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस। बट देखिए, जो मैं जिस चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान अगर तो जो भी इदारे हैं, जो भी हमारे पावर सेंटर्स हैं, अगर उनका मकसद पाकिस्तान को तवाना और आगे लेकर जाना है तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट हैं या कुछ और चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। आई थिंक पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, बैरूनी हमारे ऊपर जो हमारे हालात हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हमारी इकनॉमिक जो कंडीशंस हैं, ये नदीम साहब एक वक्त आ गया है कि अब हमें मिलकर इस पाकिस्तान के बारे में सीरियस फैसले करने चाहिए। तमाम इदारे जो हैं वो अपने आइन और कानून के मुताबिक, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आइन और कानून के मुताबिक, हुकूमत को चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी बड़ी खूबसूरत चीज़ है और मैं ये आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने इस इदारे में सर्व किया है। मैंने इस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं या फ़ौज के अंदर सर्व किया है। फ़ौज में टॉप लीडरशिप से लेकर सिपह सालार से लेकर नीचे सिपाही तक सबका ये मानना है कि पाकिस्तान के हर मसले का हल इस जमहूरियत में है, इस डेमोक्रेसी में, जहाँ पे गवर्नमेंट का एक रोल है, अपोजिशन का एक रोल है। जब ये रोल अपने सही अंदाज से नहीं अदा हो सकता, जब ये नहीं होता, तो फिर स्पेसेस बनती हैं जहाँ पर इदारे अपना रोल प्ले करते हैं। फिर मे भी गलतियाँ भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, लेकिन जब डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, हुकूमत अपना रोल अदा करेगी, वो स्पेस क्रिएट कर। देखिए, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि वो स्पेस क्रिएट कर सकती है, वो अकोमोडेट कर सकती है। तो हमारे लिए अपोजिशन, हमारे लिए गवर्नमेंट, हमारे लिए हमारी सियासी जमातें, फोर्सेस ऑफ ऑर्डर्स, इनको इतना तवाना होना चाहिए कि ये किसी इदारे की तरफ या कोई और पावर सेंटर इस्टेब्लिश ही ना हो, ये अपनी ताकत का एहसास करे, एक दूसरे की पावर इंक्रोच करने की बजाय अपना रोल परफेक्टली अदा करे, तो उसी के काम जब जिंदा और तवाना जमहूरियत होगी तो जिंदा और तवाना पाकिस्तान होगा। माजिद निज़ामी साहब, आप बताइएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और फिर ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अभी जो उन्होंने एक ख़त लिखा है उसी कमेटी को, उसके बाद आइंदा 4-6 हफ्ते 10 हफ्ते आपको ये सियासी दर्जा हरारत किधर को जाता नज़र आता है? जी बहुत शुक्रिया। मुझे तो फ़िलहाल इसमें कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आ रही। उसकी बुनियादी वजह मेरे ख़्याल में ज़रा मुख्तलिफ है। फ़ैसलों की तफसीलात आप समझते हो, हुकूमत समझती हो कि उसमें वज़न है या दलाइल मौजूद हैं, लेकिन ये ख़्याल आना ये उस माइंड सेट को ज़ाहिर करता है कि जिसके अंदर आप आइन और कानून की परवाह नहीं करते। ये वही मामला है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आपको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पसंद ना हो, ये बिल्कुल हो सकता है, आप उसके रिव्यू में जा सकते हैं, हुकूमत उस पर तनकीद कर सकती है, लेकिन ये माइंडसेट सामने आना कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट जो करना चाहती है वो कर ले, मैं समझता हूँ कि ये जो एक ख़्याल या इस वक्त जो स्ट्रेटजी चल रही है हुकूमत की तरफ से या रियासत के दीगर इदारों की तरफ से, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि जो आइन पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाता है वही आइन आपको इस बात पे पाबंद करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद करें। तो ये ऑप्शन निकाल के लेके आना, हमने देखा कि जब जुलाई का फ़ैसला भी आया तो उस वक़्त भी कुछ ऐसे लोग जो इदारों के करीब समझे जाते हैं वो उस वक़्त से ये कह रहे हैं कि अमल दरामद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसको छोड़ दें। तो फिर आप रियासत के उस बुनियादी ढांचे को नुकसान अभी जो मैच चल रहा है उस मैच की आप सूरत हाल देखें कि स्पीकर साहब ने नई पार्टी पोजीशन की लिस्ट जारी कर दी है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया। इलेक्शन 5 दफ़ा कोई इजलास कर चुका है, एक उन्होंने वजाहत भी मांगी थी और बेंच ने वो वजाहत भी बड़ी तगड़ी 5 दफ़ात के ऊपर जारी कर दी। आज फिर इजलास हुआ है और आज फिर नोटिफिकेशन नहीं हुआ।
तो ये जो डिफाइंस है इलेक्शन कमीशन की और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, जहाँ आर्टिकल 190 आपका मौजूद है कि तमाम इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं, तो आप तो एक ऐसी सूरत हाल में है जहाँ सुप्रीम कोर्ट को शायद खुद से ललकारा जा रहा है, ये चैलेंज किया जा रहा है कि आओ देखते हैं क्या करता है ECP ने, अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद तो नहीं किया। जी बिल्कुल, और इसकी वजह ये है कि जब हम सियासी सूरत हाल को देखते हैं और माजी में होने वाले वाक़यात को सामने रखते हैं, तो कई ऐसे वाक़यात हैं कि जिनके अंदर सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई, तो उस वक़्त रियासत के इदारे अदलिया के साथ खड़े थे। हमारे सामने यूसुफ रज़ा गिलानी का केस है, पानामा में मियाँ नवाज़ शरीफ का केस है, फिर तहरीक अदम एतमाद इमरान ख़ान साहब ने जो असम्बली में किया, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसले आए, उसके बाद एक फ़ैसला हमें ऐसा मिलता है कि जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि पंजाब के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन उस वक्त चूँकि रियासत के दूसरे इदारे इस मूड में नहीं थे कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए, तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म धरे का धरा रह गया और पोलिंग की तारीख़ आई और चली भी गई और कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में ये सारा मामला उस वक्त होता है कि जब आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास चूँकि अथॉरिटी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन या एडमिनिस्ट्रेशन के तहत वो अपने काम नहीं करवा सकती, तो उसके बाद फिर आप ये समझते हैं कि चूँकि ये फ़ैसला पसंद ही नहीं आ रहा तो इसके ऊपर अमल ना किया जाए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ऑल का जो मसला है, 63A का जो 63A का फ़ैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर का शायद लिखा हुआ फ़ैसला है, वो मैं ज़ाती तौर पर एज ए जर्नलिस्ट उस फैसले को गलत समझता हूँ। मेरे ख्याल में वो जस्टिस मंदो खेल ने शायद ऑब्जर्वेशन दी थी कि इट अमाउंट्स टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं भी यही समझता हूँ। उसको अमल दरामद उस पर हुआ, पंजाब की हुकूमत गिरी भी उसके ऊपर, नई हुकूमत मार्ज वजूद में भी आई, तो वो नापसंदीदा फ़ैसला था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, लेकिन इसके बावजूद अमल हुआ। अब तो अमल ही नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि जब आप एक जगह से लिवरेज लेते हैं, कोई रियायत देते हैं, तो उसके बाद अगली दफ़ा आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो मामला उससे पीछे जाएगा, वो उससे एक कदम आगे जाता है। तो जिस तरह आपने बात की कि उस फैसले के सही होने या गलत होने पे राय दी, तनकीद की लोगों ने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हुई, उसके बाद हमने ये देखा कि अब ये मामला एक स्टेप आगे निकल चुका है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का तो दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे इदारों की जो लड़ाई है उसके अंदर वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँच रहा है, जिसका फ़िलहाल किसी को ध्यान नहीं है, और ख़ुसूसन रियासती इदारे, हुकूमत और बाकी लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि चूँकि इस वक्त वो इन पावर हैं तो इस वक्त वो ये सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मंजरनामा बदलने में देर नहीं लगती। एक सियासी कीमत होती है। आबिद शेर अली साहब से पूछते हैं। आबिद शेर अली साहब, नून लीग ने माजी में भी 3 हुकूमतें आप लोगों की गिरी हैं, तो आप लोगों को तो शायद सफ़े अव्वल में इस वक्त खड़ा होना चाहिए था कि सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल होना चाहिए, उससे हट के कुछ नहीं होना चाहिए। तो आपकी जमात अभी इस मामले में मुझे लगता है कि उतनी तवाना आवाज़ है नहीं है। अदारों का टकराव नजर आ रहा है सामने आपको कि अदारों का टकराव है, कोर्ट का फैसला अमल नहीं हो रहा। तो नवाज शरीफ साहब मुझे लगता है एक साइलेंट स्पेक्टेटर है सारी सियासत में। नहीं, ये अदारों के टकराव की बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक ऑटोनमस बॉडी है, वो भी अपने आइन और कवानीन के मुताबिक चलती है। वो किसी सुप्रीम कोर्ट के मातहत अदारा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट इसको कान से पकड़ के कह दे कि ये फैसला करते हैं। आबिद साहब, कल को मैं कहूँगा मैं जर्नलिस्ट हूँ, बड़ा पुराना जर्नलिस्ट हूँ, मेरी मर्जी है, जो मर्जी करूँ, अदालत कौन होती है मुझे हुक्म देने वाली? तो ये तो निज़ाम मुल्क का नहीं ना आगे चलेगा। देखें सर, अर्ज सुन लेना सर, अर्ज सुन ले मेरी। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी है, उसको तो सुना भी नहीं गया, उनके मामलात को देखें आप। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मेरे भाई ने बात की, जो स्पीकर साहब ने पार्टी पोजीशन की वो लिस्ट शाया की है, उसमें पीटीआई एग्जिस्ट नहीं करती, वहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एग्जिस्ट करती है। अब देखें, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है और ये आने वाले वक्त में आएगी। हम हमेशा आइनी इदारों का, अदालतों का एहतराम करते भी आ रहे हैं और इसकी तलकीन भी करेंगे, लेकिन जहाँ पर आइनी मामलात हैं, एक ऑटोनमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी इस केस को सुना, उनके पास भी अपनी दलील और शवाहिद मौजूद हैं। अब आप डायरेक्शन नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आबिद शेर अली साहब, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी वैसे ही पाबंदी है।
गुंजाइश नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है। देखे नहीं, हमारे मलिक साहब, हमारे ऊपर तो वो मॉनिटरिंग जज बैठे हुए हैं। आप भी इसी पाकिस्तान में रहते थे, हम भी इसी पाकिस्तान में रहते थे। आपके ऊपर भी उस फैसले की, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो फैसला गलत था नवाज शरीफ को नाअहल करार देने का, लेकिन आपके ऊपर लागू हुआ क्योंकि कोर्ट फैसला कर चुकी थी। अर्ज सुन ले, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अगर कोई जज मॉनिटरिंग बैठता है वो तो नून लीग के केस में बैठता है। अगर पाकिस्तान में सेनेट का इलेक्शन चोरी होता है, सुप्रीम कोर्ट चुप रहती है, सारी अदालतें, इलेक्शन कमीशन चुप रहता है, उसमें भी नून लीग टारगेटेड होती है। हर वक्त तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इनकी गलत काम किया गया था। सेनेट इलेक्शन में जो शेर का निशान आप लोगों से लिया गया, गलत किया गया, उसको दुरुस्त नहीं कह सकता कोई, लेकिन एक गलत काम को दूसरे गलत काम से जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता। साहब अर्ज सुन ले, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उसने हवा में उड़ा दिए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले। हमजा शहबाज साहब की वजारत आला का मामला था, आपको पता था वो उस वक्त जब परवेज़ इलाही साहब ने जज के ज़रिए जिस तरह मैनिपुलेट किया, जिस तरह वो जज के ज़रिए हमारी हुकूमतों को तो हमेशा सबोटाज किया गया। हम तो विक्टिमाइज रहे इन अदारों के ऊपर। जब भी नून लीग आई, जब भी काम करना, 2 मरतबा इन्होंने नवाज शरीफ साहब को, एक मरतबा जस्टिस सजाद अली शाह साहब के ज़माने में, फिर उसके बाद पीछे एक पनामा केस में नवाज शरीफ को फारिग किया। ये लड़ाई हमारी मर्तबा होनी होती है, ये मामला हमारी मर्तबा होना होता है। कभी पीटीआई के दौर में जब इलेक्शन चोरी हुआ, हमारे मामला चल रहे थे, उस वक्त तो ये कोई साहिबान नहीं। मैं देखे गलत को गलत और सच को सच कहूँगा। एक ऑटोनमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी अपनी मामलात हैं आईनी तरीके से, उनके मामला है, ये पार्लियामान को उनके ऊपर भी पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना, उन पर भी पाबंदी है। मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन इलेक्शन में तमाम अदारे जो हैं वो पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करने के। आप डिफाइंस में जाएं तो ये कंटेम्प्ट होती है, इसका मुल्क का निज़ाम नहीं चलता। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी के ऊपर और बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अपनी पसंद या नापसंद के मुताबिक कबूल या उसको रिजेक्ट करना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पाबंद करता है पूरे पाकिस्तानी सिस्टम को कि उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए? आइनी पोजीशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बाइंडिंग है। जब वो फाइनलिटी इख्तियार कर लेता है तो वो बाइंडिंग है, अनलेस कि उसके ऊपर कोई वो अदालत उसको रिव्यू फाइल करते हुए उस फैसले को मुअत्तल कर दे कि जब तक हम रिव्यू सुनते हैं तब तक इस पर अमल दरामद नहीं होगा। अदरवाइज इट्स बाइंडिंग ऑन एवरीवन, पूरे 25 करोड़ अवाम पे भी और तमाम अदारों पे भी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। मरियम बेंच फिक्सिंग के हवाले से माजी के अंदर एक पोजीशन इख्तियार करती है और वो दुरुस्त पोजीशन इख्तियार करती थी, वो गलत पोजीशन नहीं थी, क्योंकि मखसूस जमात के लिए मखसूस बेंच बन जाता था और प्रेडिक्टेबल डिसीजन भी आ जाता था। मज़े की बात यह है कि स्पिरिट सही थी, वो एक्ट पास करते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स। इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने वो कानून पास किया था और इसी प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर प्रेसिडेंट से कह के एक ऑर्डिनेंस भी जारी करवा दिया। नहीं पंजोता साहब, अब ये कहानी किधर को लेकर जाएगी? आज मंसूर अली शाह साहब का जो खत है वो तो काफ़ी ख़तरे की घंटी पे जा रहा है। नदीम भाई देखिए, बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब का जो ख़त है बिल्कुल उन्होंने बड़ा वाज़ह ठीक बोला है। और अगर हम बात करते या कोई और बात करता तो कहा जाता शायद तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है या कोई वोटर है। अब यहाँ पर तो उनके अपने कुलीग ही ये कह रहे हैं, और वो कुलीग जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं। अब जहाँ तक बात है कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक ये सारा जो एक फौरी तौर पर एक तरमीम करके क्या ये काम ठीक किया गया या नहीं ठीक किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत किया गया। वो कैसे गलत किया गया कि पहले आपके पास 3 हैं जजेस, एक चीफ है और 2 सीनियर जजेस हैं, जो कोई भी केस लगाने के हवाले से डिसाइड करते हैं, बेंच तश्कील देते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि यहाँ पर काजी फैसल साहब और साथ उनकी मर्ज़ी का एक जो जस्टिस है वो होगा, और फिर तीसरा ये नहीं कि आप चाहते हैं कि जो केसेस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक लगने चाहिए वो लग जाएं, और जो आप समझते हैं कि वो नहीं लगने चाहिए वो ना लगें, और जो मर्ज़ी का बेंच बनाना हो वो भी कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, और जो मर्ज़ी का ना बनाना हो वो भी उसके ऊपर अमल हो जाए। तो ये वाज़ह नज़र आता है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक जो है ना एक जमात को टारगेट और ख़ुद को फ़ायदा या एक पिक एंड चूज़ वाला मामला है। सेकंड बात ये है, एक स्टेटमेंट मैं सुनाना चाहूँगा आपको नवाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से दिखाएगा जी। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है, और यूसुफ गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे।
और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। तो अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उज़्मा के मनसब पे आ जाओगे। लेकिन ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। आबिद शेर अली साहब, क्या रद्दमल देंगे आप? नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ी एक वाज़ेह लाइन ली हुई है। वाज़ेह लाइन भी ली थी और आज़ादी, जो जुडिशरी की आज़ादी के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया था। और फिर जिस तरह आपको पता, अपने मनपसंद लोगों के लिए, अपनी ज़ाती अनाद के लिए सो मोटो का इस गलत इस्तेमाल किया गया। अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए जो साकिब निसार और उससे पहले आने जाने वाले वो टिकट्स का इंतज़ार करते होते थे, जब टिकट चलेंगे तो उसके मुताबिक फिर इनकी ऑब्जर्वेशन आएंगी। तो ये हम ये देखें, अभी डिसीजन आया आबिद साहब, लेकिन इतनी हाई मॉरल पोजीशन है कि जैसे मरियम ने ललकार के उनको बेंच फिक्सिंग पे ललकारा, नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, अमल दरामद के ऊपर ललकारा, तो आप फिर बैक ट्रैकिंग कैसे करेंगे? सुन लें सर, बैक ट्रैकिंग कोई नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसके मुताबिक जो भी उनका फैसला होगा, एक ऑटोनमस बॉडी है, वो ज़ाहिर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्लियामान को अपनी वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रोशनी में वो अपनी जो भी डिसीजन भेजता है। तो अभी ये चीज़ें डिसाइड होने दें। पहले प्रज्यूम कर लें कि जी पार्लियामान उस फैसले को नहीं मान रही, फ़लान इस फैसले को नहीं मान रही। अभी फैसले गए हैं, इलेक्शन कमीशन भी इसको देखेगा, वो फिर पार्लियामान को अपना जो भी फैसला भेजेगा तो उसी लेटर एंड स्पिरिट के अंदर मलिक साहब होगा। मैं पहले अज्यूम कर लूँ कि ये ऐसा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कर दिया, मैं समझता हूँ कि ये भी गलत बात है। लेट द इलेक्शन कमीशन डिसाइड फर्स्ट। अच्छा, इस्लामाबाद वापस आते हैं, प्रोग्राम का थोड़ा वक्त कम है, मुझे एक और टॉपिक को प्रोग्राम में कवर करना है जल्द जाए साहब। नए DGISI पाकिस्तान में अगर इस्टेब्लिशमेंट का हम तज़किरा करते हैं फ़ौज के हवाले से, तो मोस्ट पावरफुल आर्मी चीफ, जिसके नीचे पूरी फ़ौज वो कमांड करते हैं। फ़ौज का हमारा सिस्टम अच्छा है और नीचे पूरी फ़ौज एक्ट करती है। DGISI ड्यूअल रिपोर्टिंग में, एग्जेक्टिव के नीचे बनी हुई अथॉरिटी, लेकिन बड़ा पावरफुल ऑफिस है। तो जनरल आसिम एज ए पर्सन, एज ए सोल्जर, डू यू नो हिम? जी, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जनरल आसिम की जो तैनाती है, इसको मैं टू बिगिन विद कहूँगा कि मेरिट बेस्ड तैनाती है, एक ट्रू प्रोफेशनल सोल्जर की। उनके जो कैरियर को हम देखते हैं एज ए कैडेट, वहाँ से वो शुरू हुए हैं, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हैं अपने कोर्स के, 1989 में वो पास आउट हुए, और वहाँ से लेकर आज तक उनके जो प्रोफेशनलिज्म है वही उनका हॉलमार्क रहा है उनकी सर्विस के दौरान। और आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए उनकी सिलेक्शन को, मेरिट बेस्ड है, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह उनकी तैनाती जो है वो पाकिस्तान, हमारे इदारों के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो अगर एज ए सोल्जर, लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर, तो आप DGISI बड़ी की पोजीशन होती है पाकिस्तान की इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो क्या देखते हैं उनका रोल किस तरह आप देखते हैं आने वाले सालों में? देखिए, पाकिस्तान को बहुत चैलेंजेस हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, ये थोड़ी वजाहत कर दें, टेन्योर बेस्ड होती है या उनकी रिटायरमेंट से लिंक्ड होती है ये जो पोस्टिंग है DGISI की? जी, रिटायरमेंट के साथ भी है और ऑफ कोर्स हाँ टेन्योर बेस्ड भी है, लेकिन मेन चीज़ रिटायरमेंट ही है। बट लॉज में प्रोसीजर्स हैं, अगर वो उसको एक्सटेंड होती है या वो जो भी प्रोसीजर है उसके बीच में वो हो भी सकता है। अदरवाइज रिटायरमेंट उनकी कब ड्यू है? उनकी मेरे ख्याल में अभी उनके 2 से 3 साल अभी हैं। तो आमतौर पर टेन्योर इतना ही होता है। तो ये एडवांटेज उसका ये होगा कि उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा अपनी चीज़ों को। देखिए, ये इंस्टीट्यूशन के हेड आए हैं, वो एक ऐसा नहीं है कोई एक नया एक व्हील ईजाद करना, उन्होंने एक सिस्टम के बीच में आए। बट चूँकि वो प्रोफेशनल हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स रही हैं, वो डायरेक्टर जनरल DG मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में भी रहे हैं, फिर उन्होंने वज़ीरिस्तान में कमांड की है, फिर उन्होंने क्वेटा में डिप्लॉयड उनका डिवीज़न था। तो जो शोरेश 2 आसिम जनरल खड़े हो जाएंगे एक ही वक्त में, एक जनरल सैयद आसिम मुनीर और दूसरे जनरल मोहम्मद आसिम मलिक। जी। हाँ, तो आपको लगता है कि इट्स गोइंग टू वर्क वेल
अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आपको टेररिज्म वाला भी चैलेंज है और इंटरनल आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन भी आपके सामने मौजूद है। देखिए नदीम साहब, पाकिस्तान के लिए किसी के पास, चाहे वो आसिम मुनीर हों या आसिम मलिक हों, नदीम मलिक हों या जाहिद हो या पंजौता साहब हो, हमारे पास किसी के पास चॉइस है कि हम ऐसे काम करें जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद ना हो। देखें, पाकिस्तान के बीच में और ख़ास तौर पे इस इंस्टीट्यूशन के बीच में हमने यहाँ पे 35, 36, 7 ईयर सर्व किया है। यहाँ पर जब तक आप पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर रहे होते हैं तो आपको हर मकाम, हर रुतबा, हर चीज़ मिल जाती है आपकी। तो आई एम श्योर कि किसी के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो इकट्ठे होकर काम ना करे। इसलिए मैंने पहले हिस्से में प्रोग्राम के कहा था कि अभी हमें यूनिटी की ज़रूरत है, न सिर्फ विद इन दी इंस्टीट्यूशन बल्कि बाहर से भी सबके। तो आसिम मलिक साहब के लिए ये भी एक चैलेंज होगा कि यार एक यूनिटी के साथ हम आगे बढ़ें। चैलेंजेस देखें ना, मैं चैलेंजेस की बात करता हूँ, पाकिस्तान के और बड़े चैलेंजेस हैं। हम इस डे टू डे बिजनेस और सियासत और माजरत के साथ कि हम इनमें मैं सियासत को छोटी चीज़ नहीं कहता, बट मैं ये कहता हूँ कुछ छोटे इशू में इतने ज़्यादा अपने आप को फंसा लिया है कि पूरी स्टेट लगता है कि उसी के बीच में फंसी हुई है। हालांकि स्टेट के बाकी ऑर्गन जो है, इंस्टीट्यूशन खासतौर पे ये और काम कर। हमारे पास इकोनॉमिक चैलेंजेस थोड़े हैं। क्या बलूचिस्तान में हम अफगान साइड से अभी आपको चैलेंज आ रहा है, ये जो टेररिज्म टीटीपी ने जो दोबारा अंदर सर उठाया हुआ है, तो मेरे ख्याल में क्योंकि आपकी जो ISI की एजेंसी है वो काउंटर टेररिज्म में भी कलीदी किरदार आपकी ISI प्ले कर रही है। कुछ नॉट ओनली टेररिज्म, हमारे हर पाकिस्तानी को ये चीज़ ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। इससे बलाए ताक होकर कि वो किस ग्रोह से है, किस मजहबी ग्रोह से है, किस सियासी ग्रोह से है, किस पार्टी से, किस शहर का है, किस इलाके का है, कि इलाका कौन सा ये भी बता दें। पहले मैं माजिद निज़ामी साहब के पास जाना है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुबारकबाद के सोशल मीडिया पे पैगाम छापने हैं। बात मुकम्मल कर लो कि बड़ी खास बात रह जाएगी कि हर पाकिस्तानी ने, मैं इलाका भी आपको बता दूं, इलाकों से बालातर हो जाए। जो पाकिस्तान की आर्मी का एक सोल्जर बन जाता है, वो जब जंग लड़ता है तो वो किसी इलाके, किसी शख्स और उसके लिए नहीं लड़ता। लेकिन ये तो जस्ट आइडेंटिटी। तो मैं जो बात कर रहा था कि हमारे पाकिस्तानियों को ये समझने की ज़रूरत है कि ISI हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस है। मजबूत ISI हमारी ज़रूरत है। हमारी इतनी खूबसूरत ये एजेंसी है, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं इसके बीच में कि इसने ये जो पाकिस्तान की जो प्रोटेक्शन है इन ऑल स्फेयर्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो, सब के बीच में इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है और इसकी ग्रोथ भी कंट्रीब्यूट करेगी। एंड दिस अपॉइंटमेंट जो अभी हुई है आसिम साहब की, जनरल आसिम की, आई एम श्योर कि वो उनकी इतना विजन, इतनी चीज़ें हैं उनमें। सर इलाका बताएं फिर मैं माजिद साहब से। सरगोदा से हैं, पंचौता साहब के इलाके के हैं, शाहपुर से। हाँ जी। तो जिसने मुबारकबाद छापनी है अपने अपने इलाके की, वो शाहपुर में। ठीक है। माजिद निज़ामी साहब, दोबारा सियासी सूरत हाल पे फौजी तबसरा नहीं, आपसे फौजी तबसरा जनरल जाहिद साहब ने कर लिया। ये जो इस वक्त इदारों वाला टकराव है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के आपस के जो मामला है वो देख के परेशान हूँ कि ये किसी एक बड़े तूफ़ान का पेशखम है। ये ना हो कि एक दिन हम उठें तो एक नई खबर हमारे पास आई हो, या प्राइम मिनिस्टर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों इन दी डॉक होंगे इन दी कमिंग वीक्स। इसके अलावा मामला आगे नहीं चलेगा और ये क्राइसिस है जो डीपन हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ एक फ़िक्र ऐड करना चाहूँगा कि जनरल आसिम की जो रिटायरमेंट है वो तकरीबन 12-13 महीने बाद है, और अगर उन्हें मज़ीद ISI में कंटिन्यू करवाना होगा तो फिर उन्हें एक साल की एक्सटेंशन देना होगी। बैक टू द टॉपिक, उसमें जो आपने बात की है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसका कोई हमें ऐसा एंड नज़र नहीं आ रहा। क्या इसमें ऐसे होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका रिव्यू फ़ाइल किया जाएगा, या फिर अमल दरामद ना करने पर किसको नोटिस दिए जाएंगे? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो भी एक आइनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके सरबराह वो भी एक आइनी इदारा है। तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऐसा क्या किया जाएगा कि जिसके अंदर वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि उन्हें इस मामले के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है? तो ये एक डेड लॉक की सी कैफियत नज़र आती है, और जहाँ पर डेड लॉक हो फिर वहाँ पर अमूमन जो ताकत रखते हैं, जो पावर रखते हैं, वही कामयाब होते हैं। सो इसमें मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट किसी कॉन्टेम्प्ट के अंदर किसको नोटिस देगी। बड़ा अहम क्वेश्चन है कि क्या कौमी असम्बली। देखिए, मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी वाला नवाज शरीफ का स्टेटमेंट इसीलिए आपको सुनाया। यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा गया था कि वो जो स्विस कोर्ट्स वाला एक खाते लिखे, खाते नहीं था लिखा, अदालत ने टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को 30 सेकंड के लिए कहा कि बस ये तेरी सज़ा है, 5 साल के लिए नाहिद। तो उस वक्त अदालत कर सकती थी ये काम। आज क्वेश्चन ये है कि आज अदालत ये काम कर सकती है? अभी तक मुझे लगता है कि ये मामला जिस हद तक फंस चुका है, तो अब अदलिया की जानिब से भी बड़ा सोचो विचार के बाद कोई फ़ैसला सामने आएगा। उसकी वजह यह है कि ये बात दुरुस्त है कि जब अपोजिशन में सियासी रहनुमा होते हैं तो उनके दावे और होते हैं,
हम इमरान खान साहब के बारे में बातें करते थे कि उनके बयानात वापस हो जाते हैं या बिल्कुल वो अपने बयानात के बरक्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब के बयानात भी ऐसे मिल रहे हैं कि जिनके बिल्कुल बरक्स इस वक्त किया जा रहा है। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपोजिशन। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। माजिद निज़ामी साहब, आबिद शेर अली, जोता साहब और जनरल जाहिद महमूद साहब का शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।